हान्या खुद भी जीन्स के साथ कुर्ता पहनती थी, मगर इस वक्त शदीद कॉम्प्लेक्स में चली गई और बेदिली से खाती रही। ठीक से खाओ ना यार, हारिस ने टोका। ठीक है, मुझे इतनी ही भूख थी, अब घर चलें। हारिस ने इसके चेहरे के सब तासुरात पढ़ लिए थे और इसकी नज़रों से झलकती शर्मिंदगी भी। वो इसे कहना चाहता था, तुम्हारी मासूमियत, पाकीज़गी तुम्हें इन सब से ज़्यादा खूबसूरत और मुनफरिद बनाती है, मगर वो अफसोस से इसे देख कर उठ गया। सारा रास्ता वो बार बार इसकी तरफ देखता रहा, मगर हान्या बिल्कुल खामोश थी। मेरा क्या कसूर है, मुझसे तो बात करो, आखिर हारिस को कहना पड़ा। हान्या ने कोई जवाब नहीं दिया। हानी, यहाँ देखो। इसके घर के बाहर कार रोककर हारिस ने इसका हाथ थाम कर नरमी से मुखातिब किया। जी। पर नज़र झुका गई। हारिस ने गहरी सांस ली। वो इसका मूड बहाल करके इसे घर भेजना चाहता था, वरना वो पूरी रात सो ना पाता। यहाँ मेरी तरफ तो देखो, बोलो। हानिया ने नज़र उठाई तो हारिस मुस्कुरा कर इसे देख रहा था। हानिया को अभी इसकी मुस्कुराहट की वजह समझना आई थी कि हारिस ने इसके नरम हाथ पर अपने पुरहिद्दत होंठ रख दिए। हानिया के जिस्म पर लर्जा तारी होने लगा। वो शर्म के मारे हारिस से हाथ खींचने लगी। पागल हो क्या, छोड़ो, कोई देख लेगा। हानिया इसकी बेताबी पर घबरा गई तो वो कहकहा लगा उठा, इतनी रात को भूत ही हैं यहाँ, देख लें कि मैं अपनी भूतनी से कितना प्यार करता हूँ। हारिस ने छेड़ा। हानिया ने एक थप्पड़ इसके बाजू पर मारा। हारिस ने वो हाथ थाम कर अपने दिल पर रख लिया। हानिया इसकी धड़कन महसूस करने लगी। कितना अच्छा लगता है ना अपने नाम की पुकार किसी की धड़कन में सुनना। हानिया वही महसूस करने लगी। हानिया इसकी धड़कन से फूटती जिंदगी खुद में दाखिल होती महसूस करने लगी। फिर वो गाड़ी से निकल गई। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड टेक केयर बेमुरव्वत मंगेतर। पीछे से हारिस की आवाज़ सुनते वो हंसते हुए अंदर चली गई। अगले दिन, तुम यूनिवर्सिटी कब आओगे? एग्ज़ाम्स की परवाह है कुछ या फेल होना है? आज भी हारिस यूनिवर्सिटी नहीं आया तो हानिया ने खफगी से पूछा। हानिया की बात पर वो देर तक हंसता रहा। कहो तो मैं मिलने आ जाऊँ? क्या मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा? हारिस की बात पर वो चुप हो गई। जब काफ़ी देर तक वो नहीं बोली तो हारिस ने पूछा, क्या हुआ? नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आई। हानिया मुकर गई तो वो फ़ौरन बोला, झूठी। हारिस के इस खिताब पर इस बार वो देर तक हंसती रही। मैं भाई की वजह से अपसेट हूँ, कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। अब एग्ज़ाम्स में ही आऊँगा, भाई भी ठीक हो जाएंगे तब तक। हारिस ने इसे समझाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं दुआ करूँगी अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन, कल बात करते हैं। हारिस ने कहा तो इसकी बात समझते हानिया ने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन, कहाँ थे तुम? कितना फ़ोन किया मैंने, फ़ोन क्यों नहीं उठाते? कॉल पिक होते ही हानिया हारिस पर बरसी। हानिया की डांट पर हारिस ने गहरी सांस ली। कुछ काम था प्रिंसेस, बस वही कर रहा था। हारिस की बात पर वो नाराज़ हो गई। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, अब तुम्हें एहसास हो रहा है मैं बिल्कुल प्यारी नहीं हूँ। हानिया की रोती बसोरती आवाज़ आई। मुझे बहुत नींद आ रही है हानी, दिल चाहता है लंबी नींद सो जाऊं। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मुझसे खफा मत हो। अपनी ज़िंदगी तो सबको प्यारी लगती है। हारिस ने आज़रदा आवाज़ में कहा, नींद आ रही है तो सो जाओ, कल पेपर देने वक्त पर आना। हानिया अब तक खफा थी। मेरा पेपर सेकंड शिफ्ट में है, यानी कल दोपहर को, तभी मुलाकात होगी। तुम जाओ प्रिंसेस, फिर तुम्हें आप जाकर सो जाओ। हानिया ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर हारिस की कॉल आने लगी तो हानिया ने खफगी से फ़ोन पिक किया और नहायत दुरुस्तगी से बोली, अभी तक सोए नहीं? आई एम सॉरी, हालांकि गलती मेरी नहीं है। हारिस ने लहजा तब्दील किया तो हानिया का भी मूड बहाल हुआ। इट्स ओके। वो सो करते नाक सकोड़ने लगी। वो सू करते नाक सकोड़ने लगी। ज़ुकाम हो गया ना, घूमती होगी इतनी ठंड में। कोट बाजू पर लिए, कितनी बार बोला है कोट पहनने के लिए। वो प्यार भरा गुस्सा दिखा रहा था तो हानिया भी इतराने लगी। कोई समझाने वाला या ख्याल करने वाला नहीं है। इसकी मोहब्बत पर वो मुस्कुराया। अब कहवा पीकर सो जाओ, आइंदा ऐसी लापरवाही मत करना, आखिरी बार बोला है, फिर नहीं कहूँगा। हारिस ने दोस्त जमा कर कहा तो वो फ़ौरन मान गई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। काफ़ी देर बात करके वो अलविदाई कलाम कह रही थी। वो तादेर चुप रहा। फिर बहुत देर बाद वो अलविदाई कलाम कहने लगा, तुम्हारा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है हारिस। हानिया की आवाज़ सुनते वो बोला, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह मेरी ज़िंदगी, जाओ, तुम्हें अल्लाह की ईमान में दिया मेरी ज़िंदगी। इसके इतने खूबसूरत कलाम पर वो मुस्कुरा भी न सकी। फ़ोन बंद करते हानिया को अपने दिल की धड़कन वाज़ेह सुनाई दे रही थी। ऐसा मालूम होता दिल उछल कर हथेली में आ चुका है। इसे लगा वो कहीं उड़ जाने को फना हो रहा है।
पूरे एग्जाम्स में हानिया ने दूसरी शिफ्ट वालों पर ध्यान ना दिया और ना ही वो हारिस के चक्कर में अपनी स्कॉलरशिप गंवाना चाहती थी, इसलिए वो मुकम्मल पढ़ाई में डूब चुकी थी। एग्जाम्स खत्म हुए तो रिलैक्स होते इस रात हानिया ने हारिस का नंबर मिलाया। आपका मिलाया हुआ नंबर फ़िलहाल बंद है, आपसे दरख्वास्त है थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। फ़ोन पर मुसलसल नंबर बंद जा रहा था। हानिया खफा हुई। कहाँ रह गया बदतमीज़। वो जुकाम ज़दा थी और एग्ज़ाम्स के बाइस थक गई थी, अब आराम करना चाहती थी। हो सकता है बैटरी ख़त्म हो, वो सोचकर मुतमईन हो गई और मेडिसिन लेकर सो गई। अगले दिन ऑपरेटर बार बार फ़ोन बंद होने की इत्तला दे रहा था। वो परेशान हो चुकी थी। किससे पूछूं कहाँ है हारिस। वो परेशान हो गई। हानिया ने अपनी सास का नंबर मिलाया तो बंद था। फिर घर की लाइन मिलाई तो अगली आवाज़ सुनते ही चकरा गई। आपका नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। या अल्लाह, कहाँ हैं सब और नंबर क्यों बंद है। हानिया फ़ोन बंद करके हारिस के घर गई। इनके घर ताला था। आस पास के लोगों ने लाइल्मी का इजहार किया। हानिया के भाई ने किसी तरह इनके वॉचमैन को ढूंढा तो इसने बताया, साहब लोग तो 2 हफ्ते पहले घर छोड़ गए हैं। कहाँ गए हैं किसी को नहीं पता। कुछ बोल कर नहीं गए, बस यही बोला, घर मत आना, हम जा रहे हैं। फिर भी आज देखने आया कि मुझे नौकरी से निकालने के लिए झूठ बोला होगा, मगर साहब लोग नहीं थे। मगर आप मिल गए। वॉचमैन की तफसील पर उम्मीदें ख़त्म होने लगी। बस एक आस की लकीर बाकी थी। हानिया ने उनके साथ पढ़ने वाले 2 मेल क्लास फेलोज़ का नंबर ट्राई किया। वो तो एग्ज़ाम्स देने भी नहीं आया था, उनकी इत्तला पर हानिया ने बताया, मगर उसके पेपर्स तो दूसरी शिफ्ट में थे। हानिया की बात पर वो हंसने लगा। कौन सी दुनिया में हो, हमारी यूनिवर्सिटी में सेकंड शिफ्ट नहीं होती। उसकी बात पर हानिया के हाथ से फ़ोन छूट गया। अल्लाह जी, मैं इसे कहाँ ढूंढूं। वो चकरा कर गिर गई। शाम के वक्त वो शहर की धूल खाकर घर पहुंची तो भाई और भाभी ने लेक्चर शुरू कर दिया। प्लीज़ लीव मी अलोन। वो चिल्लाकर अंदर चली गई। दिन बेकैफ गुजरने लगे और रातें कांटों पर। वो हर वक्त इसका नंबर ट्राई करती मगर हर वक्त पावर्ड ऑफ ही जाता। भाई अलग परेशान था। कुछ ही दिन में वो बूढ़ा हो गया था। वो जितने पानी में था इतना जोर वो लगा चुका था। आसपास के लोग भी बातें करते थे। सबसे ज़्यादा इसका दिल भाभी की बातों के तंज के तीर चीरते थे। 8 महीने बाद आज इतने अरसे में पहली बार हारिस के नंबर पर बेल जा रही थी। इसकी धड़कन तेज़ हो गई। दूसरी तरफ से कॉल उठाई गई। हेलो हारिस, कहाँ थे, तुम्हें कितना फ़ोन किया। हानिया आंसुओं के बीच बमुश्किल बोल रही थी। जी आप कौन। क्या आप मिस हानिया हैं। मर्दाना भारी बारोब आवाज़ थी जो बिल्कुल भी हारिस की नहीं थी। हानिया सकते में चली गई। क्या नंबर गलत था। हानिया ने नंबर चेक किया मगर दुरुस्त था। हेलो, आप सुन रही हैं हानिया। दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आई। आप हानिया ही हैं ना। अपना नाम एक अजनबी के मुंह से सुनकर हानिया ने डर कर नहीं में जवाब दे दिया और फ़ोन बंद कर दिया। काफ़ी देर वो अपने तनफ़ुस को बहाल करती रही। जाहिल लड़की, वो जो भी था इससे हारिस का पूछ ही लेती। खुद को डपटते हानिया ने दोबारा कॉल मिलाई तो कॉल काट दी गई। इसके बाद वो नंबर पावर्ड ऑफ हो गया। फिर कभी वो नंबर दोबारा नहीं चला। दुनिया ऐसे भी धोखा देती है। वो इस दुनिया से डरने लगी थी। माँ बाप तो बचपन में ही चले गए थे, अब भाई के प्यार और तवज्जो से भी गई। इसके भाई ने पुलिस में आधे सच झूठ के साथ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई मगर कोई सुराग ना मिला। जाने वो कौन सी दुनिया में गुम हो गया था जहाँ से वापस लौट आना मुमकिन ना था। वापस आ जाओ हारिस। घर उजड़ने से बड़ा दर्द दिल उजड़ने का होता है। मैं ये दुख नहीं भूल सकती। ये ज़ख्म बहुत गहरे हैं। भाभी ने बहुत कोशिश की कि कहीं हानिया की शादी हो जाए मगर इसका उजाड़ हुलिया और बेरंग चेहरे पर हर दास्तान थी। जो भी आता नाउमीदी देकर चला जाता। भाभी अलग कोसने देती। एक पड़ोसन ने हानिया की हमदर्दी में इसकी भाभी को 4 मोहल्ले वालों के सामने कह दिया। भाभी को मुफ्त की नौकरानी मिली है। बेचारी की माँ होती तो अब अपने घर की होती। बच्ची को आगे पढ़ाना नहीं तो रुखसत कर दो। भाभी ने गुस्से में कह दिया। यार भाग गया है बच्ची का, जाने क्या गुल खिलाए थे। बच्ची ने जवाब जो अब कहीं बयान नहीं होता। जो भी आता है इसकी बेरंग शक्ल देखकर चला जाता है। इतनी ही हमदर्दी थी तो अपने बेटे से ब्याह ली होती। भाभी ने तो मुंह मारी कर ली मगर भाई को इज्जत की खातिर शहर छोड़ना पड़ा। वो मुंह भर कर कहते, बिन माँ बाप की बच्ची को बेकदरों ने रोल दिया। यूँ हानिया की ज़ात पर ग्रहण का ठप्पा लग चुका था। वो लोग रावलपिंडी छोड़कर लाहौर शहर आए थे।
जहाँ एक जहान आबाद था। वहाँ जाने के 2 हफ्ते बाद की बात थी जब हानिया के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। किचन में काम करते इसने बेध्यानी में कॉल स्पीकर पर डाल दी। देखिए मिस, आप जो भी हैं हारिस के सब दोस्तों को जानती होंगी। क्या मुझे मिस हानिया का नंबर और नया एड्रेस मिल सकता है? वही मर्दाना भारी आवाज़ थी। हानिया लरस कर रह गई। जी कौन? हानिया हैरान हुई। आप मेरी हानिया से मुलाकात करा दें, आप इसके बदले में कुछ भी मांग सकती हैं। अजनबी मर्द के मुंह से अपना नाम और इस तरह पुरइसरार मुलाकात का सुनकर वो सन्नाटे में चली गई। बहुत हिम्मत करके हानिया ने पूछा, जी आपको हानिया से क्या काम है? हानिया को पता ही ना चला कब भाभी पीछे आकर खड़ी हो गई हैं और बातें सुन रही हैं। देखिए मुझे गलत मत समझे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप मिलकर मेरी बात ठीक से समझ सकती हैं। उसके बदले मैं पे करने को तैयार हूँ। उसके लफ्ज़ों से ज़्यादा बड़ा करंट इसे अपनी भाभी को किचन के दरवाजे पर खड़ा देखकर लगा। हानिया का चेहरा फक हुआ। यूं लगा इसकी इज्जत पर बिच्छू डंक मार गया हो। इस दिन हानिया का मोबाइल ले लिया गया। फिर यह अधूरा मुअम्मा हमेशा के लिए दफन हो गया। वो कौन था? इसे हानिया की क्यों तलाश थी? सब कुछ अधूरा रह गया। अभी हारिस से बिछड़े फ़कत 9 माह ही हुए थे और इसे ढूंढने का हक भी छीन लिया गया। इससे मोहब्बत करना जुर्म करार दे दिया गया। हानिया दिल के साथ छलनी हुई रूह को भी दुनिया से छुपाती रही, मगर एक बार फिर हिम्मत करके वो भाभी के पास गई। अगर हारिस ने फ़ोन किया तो मेरा नंबर बंद आएगा, मेरी सिम दे दें प्लीज़। वो गिड़गिड़ाई, मगर भाभी ने 2 थप्पड़ लगाकर चुप करवा दिया। इसके एहतजाज पर अगले 4 दिन वो स्टोर में चूहों के साथ बंद रही। भूखी प्यासी गर्मी से मरने वाली हो गई। सारी सारी रात वो अंधेरे में डर कर चीखती चिल्लाती, मगर नीचे भाई तक आवाज़ ना जाती। 3 दिन हो चुके थे चिल्लाते रोते। वो निढाल हो चुकी थी। दरवाज़ा पीटते हानिया जो गिरकर बेहोश हुई तो स्टोर में मौजूद किसी चूहे ने पैर पर काट लिया। अल्लाह अम्मी! हानिया की दिलखराश चीखें साथ वाली छत पर गईं। वहाँ कपड़े सुखाते एक लड़की खौफ से डर गई। इसका भाई हंसने लगा। तुमने वो आवाज़ सुनी? मानी वो कोई लड़की या चुड़ैल थी? बिस्मिल ने अपने भाई से कहा, फजूल में मत डरो आपी, चुड़ैल नहीं, वहाँ लड़की बंद है। नए किराएदार आए हैं, मैंने देखा था उस दिन छत पर पतंग उड़ाते। उस लड़की की भाभी इसे बालों से घसीट कर अंदर ले गई थी, तब से बंद है। ये तो 3 दिन से दरवाज़ा पीट रही है। आज शायद किसी जानवर ने काट लिया होगा। मानी ने रसान से कहा तो बिस्मिल परेशान हो गई। मानी, इस लड़की के माँ बाप और भाई बहन कहाँ हैं? क्या किसी को तरस नहीं आता होगा? बिस्मिल ने पूछा तो वो पतंग उड़ाते इत्मीनान से बोला, आपी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, मुझे सारी बात पता है। ये जो लड़की अंदर बंद है ये अपनी भाभी से जिद लगाकर बैठी है। मानी ने सुनी सुनाई बात बता दी। अब आप ही बताएं, शरीफ घर की लड़कियां इस तरह फ़ोन के लिए जिद करती हैं? मानी ने अफसोस से कहा। बिस्मिल जब तक कपड़े धोती रही तब तक हानिया की आहें पुकारें सुनती रही। या अल्लाह, जिनकी माएँ नहीं हैं इन पर रहम फरमा। बिस्मिल ने अपनी नम आँख का गोशा साफ किया। काम चोर 4 जोड़े नहीं धुले, आ भी नीचे या वहीं कोई यार मिल गया है। नीचे से आवाज़ सुनते बिस्मिल जल्दी जल्दी छत पर गिरा पानी खुश्क करके नीचे भागी। कोई जख्म या डर तो क्या हानिया को हराता? इसे हराया भूख ने। पेट की आंतें जब अंदर का गोश्त खाने लगी और जिस्म जान छोड़ने लगा, प्यास की शिद्दत इसे तड़पाने लगी, तब हानिया ने भूख और प्यास से मजबूर होकर हार मान ली। इतने दिन भूखे प्यासे रहने के बायस वो पानी ज़्यादा पी गई। खाना अंदर जाते पेट भरने लगा। रफ्ता रफ्ता हानिया जान गई इसको अब भूख नहीं लगती या खाने की आदत ख़त्म हो गई है। अब वो खाना बराए नाम खाती थी। इसका मकसद सिर्फ हारिस को ढूंढ कर इंतकाम लेना था, जिसकी वजह से इसे फिर से यतीमी का मुंह देखना पड़ा था। नफरत और इंतकाम अब मोहब्बत पर गालिब आ चुका था। बहुत बुरा किया तुमने हारिस, बहुत बुरा। अल्लाह तुम्हें बहुत तड़पाएगा। मेरी तरह तुम भी तन्हाई की आग में जलोगे। वो हर रात सिसकती। वक्त बहुत सुस्त रफ्तार से गुजरता गया। वो बेमकसद छत पर लोगों को घूरती। ये यहाँ आने की 3 महीने के बाद की बात थी, जब एक शाम बारिश हो रही थी। गर्मी की बारिश। वो बारिश के
पानी में आंसू छुपा कर रो रही थी। जब अकब से उभरती आवाज़ पर वो पलटी, वो लड़की सर पर स्कार्फ लिए बारिश में भीग रही थी। ये बारिश भी कितनी अजीब होती है ना आपी, कोई इसमें जितना भी रो ले मगर कोई जान नहीं पाता। हानिया पहली मुलाकात में लफ्ज़ आपी की तासीर पर अटक गई। आज से पहले ये ख़िताब इसको किसी ने ना दिया था। हानिया की आंखें मोहब्बत की शिद्दत से भीगती चली गईं। वो छोटी सी लड़की इसके आंसू बरसती बारिश में देख चुकी थी। पता है आपी, रोते हुए बारिश में आंसू नज़र नहीं आते मगर जिस्म हिचकोले खाता है और लब काटने की अजियत ये सब बता देती है कि कोई बहुत दर्द में मुब्तला है। वो साकित से इस छोटी लड़की को सुन रही थी। इसी वक्त इस बच्ची को नीचे से आवाज़ आई। हानिया ने दीवार से लटक कर देखा, वहाँ सीढ़ियों के नीचे एक मोटी बद्दी औरत चिल्ला रही थी। अगर कहा जाए वो इस लड़की की माँ थी तो बिल्कुल गलत था। वो शफाफ आंखों वाली हिजाब में भीगी लड़की बेपनाह खूबसूरती को पर्दे में छुपाए हुए थी। औरत इस लड़की का मुत्तज़ाद थी। मैं चलती हूँ आपी, कल आऊँगी। अभी अपनी चुड़ैल माँ से डांट खा लूँ। वो हानिया को हैरत में छोड़कर धड़ धड़ सीढ़ियाँ उतरने लगी। हानिया ने कुछ और झुक कर देखा कि वो औरत और लड़की बहुत बहस कर रहे थे। आ लेने तो तुम्हारे बाप को, गज़ब खुदा का, आज सुबह तुमने कपड़े बदले थे, अब भीग कर गंदे कर आई हो। तुम्हारी माँ की नौकर नहीं हूँ, खुद तो मर गई, तुम्हें मेरे सर पर छोड़ गई, अजाब हो तुम मुझ पर। तुम्हारे बाप ने मुलाजमा समझा है, अब खड़ी क्या हो, जाओ कपड़े उतारो और रात के खाने का बंदोबस्त करो। वो औरत चिल्लाई तो बिस्मिल पीछे से इसे मुंह चिढ़ाती कमरे में भाग गई। हानिया हैरत से सब देख और सुनकर इसी के बारे में सोचने लगी, ये जाने बिना कि आने वाले चंद साल बाद इस लड़की का हानिया से बहुत मोतबर और मजबूत रिश्ता जुड़ने वाला था, कभी ना टूटने के लिए। हानिया और वो नहीं जानती थी किस्मत ने इन दोनों के हाथों में एक दूसरे की मोहब्बत दिलाने का एहसान लिख दिया था। किस्मत ने ये सांझ का रिश्ता अगली पीढ़ी तक जोड़ दिया था। ये तो वक्त ही बताने वाला था। इन्हें कौन बताए, सिर्फ वक्त ही बताएगा। महज अगले ही दिन की बात थी, वो सच में आ गई। इस वक्त हानिया चावल चुन रही थी। हानिया इसको देख कर रह गई। वो बहुत बदूरी थी। हानिया को एहसास न हुआ कि वो कब इसके साथ घुल मिल कर बात करने लगी। पहली मुलाकात वाली झिझक अब हानिया में नहीं थी। सॉरी दूध नहीं है, वरना चाय ज़रूर पिलाती। हानिया शर्मिंदा हुई। दूध तो था मगर भाभी की नेचर को वो जानती थी। वो अभी तमाशा लगा देती। और भाई भी नहीं है, दूध या कोल्ड ड्रिंक ही ले आते। हानिया ने शर्मसारी से कहा, लाए मुझे पैसे दे, मैं ही ले आती हूँ। वो हंस दी। हानिया फक हो गई, इसके पास पैसे कब थे। अरे आप परेशान ना हो आपी, मैं राशन रहीम अंकल से खुद लाती हूँ। मेरी खड़ूस माँ नहीं जाती, इन्हें तो दाल का असली रेट भी नहीं पता। वो हंसकर अपना कारनामा बताने लगी मगर हानिया को अलग परेशानी थी। मैं पैसे लाती हूँ, मजबूरी ही सही, मगर हानिया को हथेली भाभी के सामने फैलानी पड़ी। मगर जब भाभी ने बिना कोई हंगामा किए बिना पैसे दे दिए तो वो हैरत में गोते खाती वापस आई, मगर इसकी बदली सोच बदलती ही रह गई। भाभी ने रात को कह दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लो, कहाँ रखे हैं, कोई नौकरी कर लो, कब तक भाई पर बोझ बनोगी। शादी तो तुम्हारी इस शक्ल के साथ होने से रही। हानिया ने सहम कर किसी उम्मीद से अपने माँ जाए को देखा। पैसे की तंगी नहीं, मेरी कोई औलाद ही कब है जिस पर खर्च करूं। दरअसल हानिया गुड़िया तुम बोर होती होगी, घर से बाहर निकलो, फ्रेश हो, अपना जहन बदलो। भाई ने कहा तो वो बस गायब दमागी से उठ कर आ गई। तो अब मेरा 2 वक्त का खाना भी मेरे माँ जाए से मुश्किल हो गया। आह बोझ। भाभी के लफ्ज़ तीर की तरह लगे। कहाँ हो तुम हारिस, वो सिसक पड़ी। अल्लाह कहाँ है मेरा हारिस, आप तो जानते हैं, फिर वो मुझे क्यों नहीं मिल जाता। क्या पता मुझसे मिलने आया हो और नंबर बंद है, क्या पता इसने घर कॉल की हो। वो फिर से रो दी। सुबह वो नमाज पढ़कर काम में लग गई और सबका नाश्ता करवाते सफाई की, फिर खुद करने का सोच ही रही थी कि भाभी ने देर हो जाएगी कहकर याद दिलाया। वो अच्छा कर खाली मग दोबारा कैबिनेट में लगाकर अपनी काली चादर लेकर बाहर निकल पड़ी। कहाँ जाऊँ अल्लाह, कौन देगा मुझे नौकरी, किसी स्कूल में, मगर कौन से। वो यही सोच रही थी जब रिक्शे वाला पास आकर खड़ा हुआ। बाबा यहाँ कौन कौन से स्कूल हैं, हानिया ने पूछा तो बूढ़ा आदमी चौंक कर इसे देखने लगा। नौकरी करनी है, इसके सवाल पर वो अस्बात में सर हिलाने लगी। बेटी आप इस शहर में नहीं हैं तो आपको पहले अपने अब्बू या भाई से जगह और माहौल का पता करवाना चाहिए था। यूँ मुँह उठाए नौकरी नहीं मिलती। वो समझाने वाले अंदाज में बोला,
मेरे बाबा तो अल्लाह के पास हैं बाबा, वो कैसे आ सकते हैं। वो इतना कहकर नम आंखें झुका गई। रिक्शे वाले ने इसके सर पर हाथ फेरा। मैं भी आपके बाप जैसा हूँ, बच्चे ऐसे नहीं रोते। चलो मुझे यहाँ से स्कूल के बच्चे ही लेने हैं, इसी स्कूल में नौकरी कर लो, वो स्कूल भी अच्छा है। वो खामोशी से बैठ गई। स्कूल काफ़ी बड़ा था। हानिया को याद आया वो सिर्फ BA पास है, मुझे वो लोग क्यों कर रखेंगे। फिर वो नाउम्मीद हुई, पल भर वो नाउम्मीद हुई, फिर खुद को तसल्ली दी, हो सकता है प्ले के लिए ही रख लें। वो सोचकर अंदर चली गई। वो ऑफिस में थी जब हेड ऑफ स्कूल आए। दरमियानी उम्र के साहब थे, अपनी बड़ी बड़ी मूँछों, दांत और बड़े हुए पेट के साथ। कोट जो कि तकरीबन फंसा हुआ था, देखने में आदमखोर लगते। वो कोट के बटन से उलझते आए। बटन अभी बंद ही हुआ था कि बैठने से फिर खुल गया। वो एहतरामन खड़ी हो गई। बैठ जाएं, हुक्म मिलने पर वो बैठ गई, गोया वो बैठने ही आई थी। वो इसकी सीवी से ज़्यादा इसे देख रहे थे। चश्मा ज़रा नाक पर किया और खंखार कर पूछने लगे, पहले कभी जॉब की है। वो नफ़ी में परेशान सी सर हिला दी। ऐसा है मिस। वो रुके और डॉक्यूमेंट से इसका नाम पढ़कर बोले, हानिया जी, हम 1 महीना आपको ट्रायल पर लेंगे। अगर आप ठीक पढ़ा पाई तो आप जॉब कंटिन्यू कर सकती हैं, मगर ट्रायल की तनख्वाह नौकरी मुकर्रर हुई तो मिलेगी, वरना नहीं। वो फिर खंखारे, शायद ही उनकी आदत थी। आप देखने में मजबूर लग रही हैं, वरना आप इस स्कूल में नौकरी की अहल नहीं हैं। हमारी प्ले की टीचर भी MA A+ ग्रेड से पास हैं। मार्क्स तो माशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे हैं, बल्कि उनसे भी अच्छे। मगर आप उनकी जगह ले रही हैं तो कुछ मुआवजा हमें भी मिलना चाहिए। आखिर बाद में आपको ही फ़ायदा मिलना है। हमारी टीचर इसके 10,000 लेती हैं, आपको डबल मिलेगी। क्या आप आएंगी। हानिया इनकी बात का मतलब समझे बिना अस्वाद में सर हिलाकर आ गई। वो नौकरी करने लगी। ट्रायल पर दूसरे ही दिन डिपार्टमेंट के हेड ने किसी काम के सिलसिले से अपने दफ्तर बुलाया। वो आया तो बच्चों के पास छोड़ कर गई। इजाज़त मिलने पर वो अंदर आ गई। आप खुश हैं इस जॉब से? सर ने पूछा तो हानिया जी वो इतना ही कह सकी। ये नौकरी आपकी हुई, मुबारक हो आपको। इस खुशखबरी पर वो मुस्कुरा भी न सकी और थैंक यू कहकर उठने लगी जब सर ने कहा, भाई मुंह तो मीठा करवा दो। जी कल करवा दूंगी, वो सादगी से इतना ही कह सकी। आप बहुत सादा दिल और मासूम हैं, हम ही सिखा देते हैं। हानिया उनकी नीयत समझ चुकी थी। शोर मचाने का मतलब खुद को जलील और रुस्वा करना था। वो उठने की कोशिश में थे। यही वो लम्हा था जब हानिया स्कूल की नौकरी और इसकी हदूद को छोड़ चुकी थी, अपनी इज्जत बचाए भाग रही थी। भाभी से सिर्फ इतना कहा कि वो लोग अपनी पुरानी टीचर से ज़्यादा मुतमईन हैं। अगले दिन वो घर के कामों में लगी थी। जब भाभी ने पूछा, अब नौकरी ढूंढने कहीं और क्यों नहीं जा रही हो, तो वो चुप हो गई। इसकी चुप जब इनकार में बदली तो इसकी इंतहाई ज़रूरियात को भी बंद कर दिया गया। वो पहले भी बराए नाम खाती थी, मगर अब तो खाना एक वक्त ही मिलता था, वो भी कभी हंडिया में लगा सालन तो कभी अकड़ी रोटी। वो चुप करके आंसू पीती खा लेती। जब यही बात साथ वाले घर में रहने वाली अपनी इकलौती दोस्त बिस्मल से की तो वो हंसने लगी और हंस हंस कर पागल हो गई। आप ही खाना आप बनाती हैं, तो जब बनाती हैं तब क्यों नहीं निकाल लेती और छुपा लिया करें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरे से ज़्यादा मेरे भाइयों को खिलाने का शौक़ रखती हैं। हानिया को इसकी बात पसंद आई। अगली बार इसने ऐसा ही किया और भाभी के सोने के बाद पेट भर कर खाया। ऐसे ही करते काफ़ी अरसा बीत गया और एक दिन भाभी किसी काम से किचन में गई और इसे सालन कैबिन में छुपाते देख कर ज़बान के साथ हाथ भी चलाने लगी। बिस्मिल के घर सारी आवाज़ें जाती थी। वो अपनी माँ की घूरियाँ नज़रअंदाज करके जब गई तो हानिया का चेहरा देखकर फक रह गई। पूरा चेहरा नीलो निशान से भरा था, होंठ और नाक से खून बह रहा था। वो इसे अपने घर ले आई। बिस्मिल की माँ भी इसे देखकर दंग रह गई और जल्दी से इसके लिए गर्म दूध ले आई। रात को हानिया का भाई शर्मिंदगी और नदामत के साथ माफ़ी मांगकर इसे ले आया। वो बेतासुर चेहरे के साथ घर आ गई। भाई ने दोनों की किसी बात पर यकीन नहीं किया। प्लीज़ मेहरबानी है तुम लोगों की, मुझे यहाँ चैन से जीने दो। तुम दोनों के झगड़े अगर ख़त्म ना हुए तो मैं तुम दोनों को इस हाल में छोड़कर चला जाऊँगा। भाई ने धमकी दी, फिर सुकून से लड़ना। इस दिन के बाद इनके दरमियान सर जंग थी। हानिया के ठीक होने पर इसने सोचा वो नौकरी कर ले। बिस्मिल ने बताया अपने घर के करीब छोटा सा लोकल स्कूल था जहां वो पढ़ी थी, वही नौकरी दिलवा दी। 2000 तनख्वाह में वो बहुत खुश हुई। वहां के प्रिंसिपल भी अच्छी खातून थी, ज़रूरत पड़ने पर सबकी मदद कर देती। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था बेकैफ, मगर ज़िंदगी तो गुजरनी थी।
गुजरनी थी ना। हारिस का इंतज़ार अब भी था और अक्सर वो रातों को सजदों में अल्लाह के सामने रो पड़ती। ये इन्हीं दिनों की बात है जब मैडम के बेटे का मैडम रिश्ता डाल गई पूरी शान शौकत के साथ। कोई और वक्त होता तो वो खुद पर फ़ख्र करती कि इतनी बच्चियों और टीचर्स में से मैडम ने इसे काबिल एहतराम जाना। इसके बाद इसमें मैडम का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी, मगर अब तो मुर्दा दिल लिए फिर रही थी। मोहब्बत की लज्जत से आशना थी। वो कैसे किसी की ज़िंदगी तबाह करती। वो अब दोबारा से नौकरी की तलाश में थी। इस मामले में वो खुशकिस्मत साबित हुई। अगले ही दिन एक होटल के किचन में नौकरी मिल गई। जायका तो इसके हाथ में था, मगर यहाँ इसे बड़े बड़े घरों में पार्टीज़ और होम शेफ़ की ऑफ़र्स आने लगी। वो अक्सर व बेशतर जाती और इसको काफ़ी टिप और आमदनी इकट्ठी हो जाती। भाभी का रवैया भी बदल गया था। अपना फर्नीचर हानिया को देते खुद नया ले आई। ऐसी खुश थी कि वो अपने ब्याह पर लगे जोड़े हानिया को देते अपने लिए नए डिज़ाइन सूट बनवाने लगी। हानिया को इन चीज़ों से कोई सरोकार ना था। बिस्मिल से दोस्ती अब भी वैसी ही थी। वो कॉलेज से वापस आकर इसे कॉलेज फेलो के बारे में बताती, जिसमें अक्सर किसी बुरहान का जिक्र होता, जो कि बहुत ही फ्लर्ट किस्म का आदमी था और बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखता था। बिस्मिल के बताने पर वो रेसलर है। हानिया के मुंह से निकल आया कि इसे भी रेसलिंग का शौक़ है, मगर बिस्मिल ने इसकी उम्मीदें गारद कर दी। वो मेरा दोस्त होता तो इसे कहती आपको सिखा दे, मगर वो तो मेरा दुश्मन है। बिस्मिल ने चिप्स को तरते कहा, ये मत करो हानिया, चिढ़ जाती इसकी कच-कच की आवाज़ से, मगर वो ढीठ थी, शायद चिप्स को चाटने लग जाती। तुम बहुत गंदी हो, हानिया कराहियत से कहती। दुआ करती हूँ अल्लाह करे तुम्हारी शादी बुरहान से हो जाए, देखना कितना मज़ा आता है। बिस्मा सुलग उठी। अल्लाह आपे रहम, वो बॉडी बिल्डर और मैं कहाँ धान पान सी दोशीज़ा। वो गिड़गिड़ाने की एक्टिंग करने लगी। So listeners, that was the end beat. Do subscribe to my channel for the latest updates. Thank you so much.